आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस कंसेप्ट क्लियर रिजल्ट क्लियर में। आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया से केमिस्ट्री सीख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे केमिस्ट्री के मार्ग जो आपके हैं आसान होते चले जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री में ये सीखे पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या है, तत्व यौगिक और मिश्रण की बात देखे, परमाणु देखे, अणु देखे। इसके बाद तब हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चीज चले वह था रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण में हम सभी को पिछले क्लास में पूरे स्टेप आप लोगों का क्लियर हो गया था और वह स्टेप आप सभी लोग जो पिछले क्लास में देखे, किस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया होगा, किस प्रकार से हम लोग लिखे द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, तमाम रिएक्शन के सभी फेज आपके हम कर चुके हैं। अब दो क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और वह दो क्लास है आज और अगले दिन का। इसमें हम लोग केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल जिन बच्चों से नहीं बनता है उन लोगों को धीरे धीरे दुख समाप्त करेंगे। दो क्लास में आपका दुख एकदम कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हमको न्यूमेरिकल बनाने आ गया। आप लोग यहां तक हमारी बात खूब बढ़िया से सुन रहे थे, समझ रहे थे, तो अब एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, अपने मित्रों तक इसके लिंक को शेयर कर दीजिए और एक एक अंगूठा दे दीजिए जिससे हमें लगे कि आज मन से एकदम आप जुड़े हुए। और उसके बाद तब इस फेज को पूरा बढ़िया से समझेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है आज के क्लास की अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको जो समझना है वो ध्यान दीजिए। हम लोग केमिस्ट्री में देखें कि तीन ही चीज होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं परमाणु, जिसको इंग्लिश में हम लोग एटम कहते हैं, एटम कहते हैं। दूसरा नाम है इसको हम लोग कहते हैं अणु, और अणु को इंग्लिश में हम लोग मोलिकुल कहते हैं। और तीसरा नाम है जिसको हम लोग आयन कहते, इंग्लिश में भी यह हमारा आयन ही होता है। तीन बात सभी लोग एकदम बढ़िया से सुनेंगे। इन तीनों बात, पहली बात हम लोग क्या सुने, परमाणु का मतलब इंग्लिश में एटम, अणु का मतलब इंग्लिश में मोलिकुल, और एक हम लोग का है इसका नाम है आयन। एटम, मोलिकुल एंड आयन, इन तीन चीजों का ही स्टडी पूरे केमिस्ट्री में पढ़ना है, चाहे आप किसी क्लास का स्टडी कर रहे हो। एक मिनट देख लें, ध्यान दीजिए अब इसमें। चलिए, उम्मीद है कि अब बफरिंग ठीक हो गया होगा। अब सही हो गया है तो एक बार ओके लिख दीजिए। अब आपका बफरिंग ठीक किया गया है। चलिए, सही हो गया, बढ़िया। इसमें अब ध्यान दीजिए, समझ में बढ़िया से आएगा। अभी भी कुछ बच्चे बफरिंग लिख रहे हैं, अगर सही है तो एक बार अंगूठा दे दीजिए बढ़िया से, चूंकि आज बहुत गंभीर क्लास है और हम लोग बहुत ही बढ़िया से बेहतरीन ढंग से आज का क्लास सीखेंगे और तब हमारे साथ पूरा ध्यान दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब एकदम सब लोग का सही हो गया। चलिए, बहुत बढ़िया, अब ओके है। चलिए, बिल्कुल ओके अब रहेगा एकदम। हमारे और आपके बीच के प्रेम में ये इंटरनेट भी आज बाधा नहीं बनेगा। आज एकदम केमिस्ट्री सीख के छोड़ना है, न्यूमेरिकल का पूरा डर हटा देना है। आज क्लास के बाद लगना चाहिए कि डर भाग गया एकदम, लेकिन आप बने रहिएगा, पूरा ध्यान से क्लास को समझिए। चलिए, अब क्लास को हम लोग पूरा ध्यान दें। केमिस्ट्री में हम लोग देखें कि तीन ही चीज का अध्ययन है। एक का नाम परमाणु, दूसरे का नाम अणु और तीसरे का नाम आयन। पहचानेंगे कैसे, तो आपको हम समझाए थे, कोई भी फार्मूला लिखें, अगर वह अकेले अकेले है, अकेले अकेले है तब परमाणु। अगर दो भी है और छोटका बगल वाला छोटे शब्द में है सी और एल छोटा, तो समझेंगे छोटका जो है ना वो बड़का के साथ है,
और ये भी अकेले है, इसको भी हम लोग परमाणु कहेंगे। लेकिन अगर साथ में मिल जाए, अगर आपको कहे H2O तो आप कहोगे कि समझ गए यह अणु है, यह अणु है। अगर आपसे कहे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट तो आप कहोगे कि वो समझ गए यह अणु है। और अगर कोई फार्मूला लिखते हैं उस पे हम प्लस या माइनस का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग आयन कहते हैं। देखो एकदम बहुत आराम से हम समझा रहे हैं। जो बच्चे ये बेसिक छोटी छोटी बातों को सीखते चले जाओगे, धीरे धीरे केमिस्ट्री में बड़ा आसान होते चला जाए। हमने आपको क्या सिखाया? अभी हमने सिखाया कि अगर अकेले अकेले हो या साथ में भी बगल वाला छोटा हो तो परमाणु है। अगर दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तो इसको अणु कहेंगे। किसी भी परमाणु या अणु पर अगर प्लस या माइनस होगा तो उसको हम लोग आयन कहेंगे। और अगर अणु, परमाणु या आयन समझ गए तो जल्दी से जल्दी हमें आंसर कर दीजिए। आपको बताना है अगर ये रहेगा तो चॉइस ए, यह रहेगा तो चॉइस बी, यह रहेगा तो चॉइस सी। आपके लिए एकदम आसान पूछ रहे हैं। O2 क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही जुड़े हैं। O2 क्या है? जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिए। O2 क्या है? परमाणु, अणु, आयन। बस यही तो आपसे पूछ रहे हैं। शुरू में H2 मत लिखना। पहला अक्षर जब होगा तो हमेशा बड़ा होगा। पहला अक्षर छोटा लिख दोगे तो लिखने में गलत हो गया। अब आपसे हमने एकदम आसान क्वेश्चन पूछा, O2 क्या है? एकदम हल्का। आपको लगता है परमाणु है तो ए लिखिए, आपको लगता है अणु है तो बी लिखिए, और आपको आयन लगता है तो सी लिखिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जिन बच्चों को ये सब समझ में नहीं आएगा वो लोग को न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में नहीं बनता। जो बच्चे ये सब समझने लग गए उनको सब न्यूमेरिकल बनता है। न्यूमेरिकल में कोई भार नहीं केमिस्ट्री में। केवल ध्यान खूब बढ़िया से मेरे साथ दीजिए। ध्यान जहां दिए तो सीखते चले जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे बिल्कुल सही बता रहे हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन दो जब जुड़ गए, जैसे ही एक से दो होगा तो इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे, ये अणु है। अगर हम इसको अकेले लिखते तो ये परमाणु होता। अगर हम इसको O3 कर दिए तो यह अणु है। एक से ज्यादा जैसे ही हो जाएगा तो अणु बोलना, अकेले रहेगा तभी परमाणु बोलना। वो भी बगल वाला बताए हैं कि अगर छोटा रहेगा समझना इसके साथ है। हम ऐसे लिखेंगे ये छोटा है तो समझना कि एन के साथ है, Na है और यह परमाणु है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बच्चे सही भी कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है कि आप स्टेप आप पकड़ रहे हैं। दूसरा नंबर, जल्दी जल्दी हमें बता दीजिए कि CO यह परमाणु है, अणु है या आयन है? जल्दी जल्दी बताएं। आपको क्या लगता है? परमाणु है तो ए लिखिए, अणु लगता है तो बी लिखिए, और ए आयन लगता है तो सी लिखिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये सब फॉर्मूला आप लोग सुने भी होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि एकदम आप लोग सही बना देंगे। चलिए बहुत सुंदर। देखिए बहुत ही बढ़िया, एकदम सही करते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, एकदम सही होते जा रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि एकदम लगातार मैं देख रहा हूं। अब आपके चैट से लग रहा है कि नहीं सब पकड़ लिया, एकदम सही कर रहा है। देखो अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसको हम लोग ऐसे CO लिखते हैं। अगर C भी बड़ा है, O भी बड़ा है, तो कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, और इसको हम लोग अणु कहेंगे। लेकिन अगर C बड़ा है और O छोटा है तो जैसे ही छोटा लिख देंगे तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, यह इसी के साथ है और इसको हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। और जैसे ही यह कोबाल्ट हो गया वैसे ही यह परमाणु हो गया। बहुत सुंदर। देखिए इसमें मैं देखा कि मैक्सिमम बच्चे सही कर ली।
आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि अगर कभी ऐसा और ऐसा लिखेंगे तो इन दोनों में अंतर फर्क महसूस सभी बच्चे एकदम आराम से कर सकते हैं। जब हम ऐसे लिख दिए तो आप कहोगे यह कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसे लिख दिए तो आप कहोगे कि यह कोबाल्ट है, और कोबाल्ट अगर है छोटा तो एक परमाणु है, ऐसे है तो यह अणु है। अब आप लोगों को बिल्कुल बात समझ में आ गया, और सिंपल बात, एकदम आसान बात, अगर हम लिखें SO4 माइनस माइनस, किसी चीज पर माइनस हो या प्लस हो, अगर लिखा रहेगा तो हम समझ लेंगे कि यह आयन है, यह सल्फेट आयन है, यानी आयन भी आपको पकड़ने आ गया। अब यहां से दूसरा चरण चल रहा है। मैं आपको पहले भी बताया हूं, एक एक सीढ़ी चढ़ाऊंगा। जो बच्चे एक एक सीढ़ी चढ़ते चले जाओगे तो उन लोगों को एकदम क्लियर होते चला जाएगा। अब हम आपको दूसरे सीढ़ी की ओर ले चल रहे हैं। दूसरा सीढ़ी जरा ध्यान दीजिए। अब आपसे हम लिख दिए O3, और O3 लिखने के बाद हम कहेंगे O3 में ओजोन के अगर O3 ओजोन है तो ओजोन के कितने अणु हैं। अब बताओ, इसमें चॉइस A1, चॉइस B2, चॉइस C3, चॉइस D4, एकदम हल्का क्वेश्चन दे दिए। ऐसा क्वेश्चन तो हमारे किसी मित्र से गलत होना ही नहीं चाहिए। अबर तो एकदम गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे स्टेप जो उठा रहे हैं उस पे आप एकदम समझ रहे हैं, एकदम समझ रहे हैं। O3 में ओजोन के कितने अणु हैं आपको लिखा हुआ है। हो सकता है फार्मूला नहीं देगा, इसको हटा भी सकता है और कहेगा कि इसमें कितने अणु होते हैं। अब बताओ O3 में ओजोन के कितने अणु हैं, 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु, 4 अणु। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए सभी बच्चे बिल्कुल समझ रहे हैं, और यही चीज को समझना है। बहुत बढ़िया। देखो अब क्वेश्चन पर गौर करो। सभी को हम चाहेंगे पूरा मेरे साथ क्वेश्चन समझो। क्या लिख रहा है? अणु, अणु लिख रहा है, मॉलिक्यूल लिख रहा है, और अणु का मतलब होता है साथ में। ओजोन का फार्मूला होता है O3। ये O3 लिखे तो ये ओजोन है, तो ओजोन में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है। तो ये ऑक्सीजन का मतलब अगर परमाणु कहेगा तो अकेले अकेले तब 3 हो जाएगा। अणु कहेगा तो ये पूरे O3 एक अणु है, और ऐसा एक आगे में है तो एक अणु है, और इसलिए सही आंसर 1 होगी। फिर से समझना, कई बच्चे देखो यही नहीं समझता है, और उस कंडीशन में उसको भारी दुख है। क्योंकि जब तक तुम अणु नहीं समझ रहे हो, परमाणु नहीं समझ रहे हो, तुम परमाणु द्रव्यमान नहीं समझोगे, अणु द्रव्यमान नहीं समझोगे, और चल दोगे केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाने, हमेशा कहोगे कि समझ में नहीं आता। और एक एक सीढ़ी देखो ना, हम चढ़ा रहे हैं तुमको, बस धीरे 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 तुम महसूस करते जाओगे कि नहीं अब हमको दिक्कत नहीं हो रहा। पहला काम हमने क्या किया, आपको हमने समझाने का कोशिश किया कि सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है। ये अणु है कि परमाणु है कि आयन है, उसको बढ़िया से समझना होता है। अगर हम कभी भी लिखे O2 तो आप कहोगे कि समझ गए। अगर क्वेश्चन आएगा कि O2 में ऑक्सीजन के, अब देखो क्वेश्चन है O2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। अब क्वेश्चन आ गया, O2 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो आप तुरंत समझ लोगे कि वो परमाणु कह रहा है सर, तो परमाणु तो अकेले अकेले होता है, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन O2 में ऑक्सीजन गैस के कितने अणु हैं, यह क्वेश्चन दे दे। O2 में ऑक्सीजन गैस के कितने अणु हैं, तो कहोगे वो समझ गए, अणु मतलब मिला के अणु होता ही है, आगे जो लिखेगा उतने अणु हैं, इसमें 1 अणु होंगे। वेरी गुड, देखो अब बिल्कुल सही समझ रहे हो। अब आप लोग का जो स्टेप है एटम एंड न्यूक्लियस, ये एकदम समझ रहे हो कि एटम और मॉलिक्यूल की बात एकदम क्लियर हो रहा है।
अब जल्दी जल्दी आप बता दो, अगर हम इसी प्रकार से लिखते हैं CaCO3 में, अब आपको क्वेश्चन दे दें कि ओजोन के, अब आपको दे रहे हैं CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। अब आपको क्वेश्चन दे कि CaCO3 में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, तो आप समझ रहे हो कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के एक अणु में जब एक अणु है तो इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु है और इसलिए ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 3 हो जाएंगे। अगर रहता CaCO3 में कार्बन के कितने परमाणु है तो 1 हो जाएगा। CaCO3 में कैल्शियम के कितने परमाणु है तो 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। देखो अब एकदम आप लोग जो चाहिए स्टेप पकड़ना शुरू रख रहे हो। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सेकेंड स्टेप की बात करें, धीरे धीरे स्टेपों पर ध्यान रखिए। सेकेंड स्टेप आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अगर मान लो हम केवल ऑक्सीजन कहें तो सब लोग समझ रहे होंगे कि ये ऑक्सीजन अकेले है तो ये परमाणु है। अगर एक परमाणु है तो जो परमाणु का द्रव्यमान होगा उसको हम लोग परमाणु द्रव्यमान के नाम से जानेंगे। अगर हम इसी को O2 लिख देंगे तो ये अणु है, इसके द्रव्यमान को हम लोग अणु द्रव्यमान के नाम से लिखेंगे। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो इसको हम लोग आयन है, आयनिक द्रव्यमान के नाम से जानेंगे। देखो शब्दों को समझना होता है, केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, केवल जो शब्द है उसको अगर बच्चे पकड़ लिया, उसके लैंग्वेज को समझने लग गया तो वो केमिस्ट्री बहुत सुंदर कर लेगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ केमिस्ट्री अब एकदम क्लियर होते जा रहा है। ध्यान दीजिए अब जरा इसमें बात को, क्या इसमें है, अगर हम केवल O लिखे हैं तो आपको समझना है कि O का मतलब ये परमाणु है, और अगर परमाणु है, आदमी है तो उसके द्रव्यमान को आदमी का द्रव्यमान कहेंगे, मुर्गी है तो उसके द्रव्यमान को मुर्गी का द्रव्यमान कहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम कहें ऑक्सीजन तो अकेले रहेगा तो इसको परमाणु द्रव्यमान, O2 अणु द्रव्यमान, प्लस माइनस आयनिक द्रव्यमान। अगर आपको हम कहें कि इसी प्रकार से CaCO3 तो अब आपसे खुद पूछे हम कि इसका जब द्रव्यमान निकालोगे तो इसका द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान लिखाएगा या अणु द्रव्यमान लिखाएगा। तो आपको समझ लेना है कि वो समझ गए ये तीनों मिला के है तो ये अणु है, तो इसके द्रव्यमान को हम लोग अणु द्रव्यमान कहेंगे। अब देखो AMU क्या होता है, ग्राम में कैसे बदलते हैं, ये तो पूरे मूल कंसेप्ट में बहुत डिटेल चले। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके अंदर जो थॉट आना चाहिए वो धीरे धीरे डेवलप कर जाए और खूब बढ़िया से आपको समझ में आए। जैसे अब जरा ध्यान दो, सभी लोग का सबसे पहला न्यूमेरिकल बनाने का जो ABCD है वह है सभी बच्चे को परमाणु और अणु द्रव्यमान निकालने आना चाहिए। आपको खुद ध्यान रखना है कि अगर अकेले होगा तो इसको परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे, साथ होगा तो उसको हम लोग अणु द्रव्यमान लिखेंगे। कुछ परमाणुओं का द्रव्यमान आपको एकदम ओठ पे रहना चाहिए। जनरली जो परमाणु संख्या है उसके डबल द्रव्यमान होता है, लेकिन ये प्रायः होता है, कई में दशमलव में भी द्रव्यमान हो सकते हैं, कई में डबल नहीं भी होते हैं। जैसे आप खुद देख लो, पहला नंबर उद्घाटन हाइड्रोजन से ही करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है। कार्बन की बात करें तो 12 होता है, ऐसे कार्बन 14 भी रखता है, तो उसको हम लोग आइसोमर समस्थानिक में डिटेल देखेंगे। अब इसमें जरा ध्यान से समझेंगे कि इसमें कार्बन 12, अगर हम नाइट्रोजन चलते हैं तो इसका द्रव्यमान 14, अगर हम ऑक्सीजन चलते हैं तो इसका द्रव्यमान 16। अब देखो धीरे धीरे हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्रश्न होता है, ये चीज समझो, इसको थोड़ा सा ध्यान देना मेरे साथ, अभी कुछ नहीं, एकदम समझो। हम लिखे आपको कि जल, अब देखो परीक्षा में कैसे क्वेश्चन देता है, आपको कहेगा कि जल में
ऑक्सीजन परमाणु, जल में ऑक्सीजन परमाणु कितने प्रतिशत होते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल की हम शुरुआत कर रहे हैं, और देखो कई बार बच्चे को क्वेश्चन भेंट हुआ होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है। कई बच्चे रेडीमेड रटे हुए, रट्टा मार तो यूरिया रट लिए हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड में कह देगा कार्बन कितना परसेंट है तो रटने वाला बच्चा फेंका जाएगा। आप केवल कोशिश करो कि हम विषय वस्तु के फैक्ट को समझें, और जहां विषय वस्तु के तत्वों को समझने लग गए फिर आपका एकदम आसान हो जाएगा। जरा ध्यान से अब सुनिएगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं उसको ध्यान दो। जल में सारे बच्चे हमारे जानते हैं कि जल जो है उसका फार्मूला हमारा H2O होता है। एकदम ध्यान देगा, नहीं समझ में आने पर मैं दोबारा फिर समझाऊंगा, केवल पहले समझो ठीक से। जल का फार्मूला होता है H2O। और अब अगर कभी भी केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल तुम्हें बनाना होगा, कभी भी, सबसे पहला ध्यान रखना कि इसका सबसे पहले अणु है तो इसका हम अणु द्रव्यमान मोलिकुलर मास निकालेंगे, मोलिकुलर वेट निकालेंगे, और अपने से सोचेंगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, हाइड्रोजन 2 बार है तो गुना 2। दूसरा चीज जैसे ही भेंट होगा तो प्लस कर देंगे। यही देखो बात समझते चलना है, हाइड्रोजन अपने से 1 गुना 2, और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का भार 16 है तो प्लस 16, अगर कोई और होता तो प्लस आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यानी हम लोग को सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो फार्मूला दिया उसका द्रव्यमान निकालना है। कैसे, तो हाइड्रोजन का 1 तो 1, हाइड्रोजन 2 बार तो गुना 2, प्लस ऑक्सीजन का हम लोग देख रहे हैं 16 तो प्लस 16 कर दी, और अपने से सोचे 1 गुना 2 तो 2 और प्लस 16, तो 16 और 2 जो निकाले ये 18 ग्राम आ गया। अब ये समझेंगे हम लोग बात को कि जल का भार तो 18 ग्राम आ गया, ये निकल गया। क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्सीजन परमाणु, परमाणु माने अकेले, कितना प्रतिशत होता है, तो हम लोग फिर इसी में सोचेंगे कि अगर केवल ऑक्सीजन परमाणु की बात होगा तो ऑक्सीजन चलेंगे, और ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होता है, तो कहेंगे कि अरे समझ गए ऑक्सीजन 16 है, तो कहेंगे कि सर एकदम क्लियर, ये वाला का वजन 18 ग्राम है तो ये अकेले 16 तो यही वाला है। इसका मतलब सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो गया कि 18 ग्राम जल में हमारा ऑक्सीजन परमाणु 16 ग्राम है। हम लोग को प्रतिशत निकालना है। परसेंटेज का मतलब हमेशा सोचो कि 100 में सोचे, और इसीलिए आप हमेशा देखें 1 ग्राम में 16/18, इसीलिए 100 ग्राम में तो आप समझ गए 16/18 गुना 100। 2 से हम लोग काट दिए 8 बार में, 2 से काट दिए 9 बार में, 800/9। अब बताओ इसमें 8 बार में लगाए तो 72, फिर 8 बार में लगाए तो 72, 88.8%। जहां देखेंगे टिक लगा दिए, एकदम सही होगा। देखिए बहुत ही सुंदर, इसमें हम लोग अभी खूब समझेंगे। मैं 4-5 क्वेश्चन आपके इस स्टेप का चलूंगा, उसके बाद तब जो दूसरे स्टेप होंगे वो होगा आपका मूल संकल्पना। मूल संकल्पना जहां ध्यान से समझ गए, जिस समय आपको हम मूल वाली बात समझा देंगे, एसटीपी समझ जाओगे, अणु की संख्या, परमाणु की संख्या, ये सब निकालने जहां आ जाएगा तो मुस्कुराओगे कि सर केमिस्ट्री में अब डर नहीं लगता। इसीलिए हमने इस क्लास का नाम ही दिया है निर्भय क्लास, नीडर क्लास। हेडिंग ही है केमिस्ट्री का डर होगा खत्म, और बिल्कुल खत्म होगा। बस 2 दिन और आपको न्यूमेरिकल के साथ हमारे साथ रहना है। 2 दिन में आपको अपने लगने लगेगा कि नहीं एकदम क्लियर होते जा रहा है। जिस बच्चे को थोड़ी दिक्कत है वो अभी फिर मेरे साथ समझो। हम तो खूब समझा रहे हैं लेकिन आपका लाइक दंजर कम मुझे आ रहा, ये गड़बड़ है भाई।
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, और आपका एक्शन से रिएक्शन अगर बराबर नहीं रहा तो फिर मुझे वही करना होगा, बस हो गया लाइव, बाद में प्राइवेट हो जाएगा। फिर जो बच्चे लाइव में हैं केवल वही पढ़ेंगे, लाइव नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान से समझना। तो अब इसमें हम लोग बात को अब आगे बढ़ा रहे हैं, खूब ध्यान से यहाँ पर हमारे साथ सीखिए। देखो अगला नंबर हम जो स्टेप है उसको ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान से समझना। जैसे देखो हमने आपको क्या सिखाया, पहला काम जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है तो हम थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले आप कोशिश करो कि हमें अनुद्रव्यमान निकालने आ जाए। हम अभी 2-3 का तेजी में अनुद्रव्यमान निकलवा रहे हैं, वो जहां क्लियर करोगे तो सब सही हो जाएगा। जिसको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता न्यूमेरिकल, अनुद्रव्यमान निकालना है, धीरे धीरे याद करते जाना कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। कैसे बनाएंगे, हाइड्रोजन 1 है तो 1, 2 बार है तो गुना 2, कुछ नहीं होगा तो प्लस, ऑक्सीजन का है 16, 2 गुना 1 तो 2 प्लस 16, 18 ग्राम इसका अनुद्रव्यमान निकल गया। इसी प्रकार से अगर तुमको दिया रहेगा D2O, आपको क्वेश्चन परीक्षा में दे देगा भारी जल का अनुद्रव्यमान क्या है। क्वेश्चन दे दिया, आपको प्रश्न दे दिया कि भारी जल का अनुद्रव्यमान क्या है, तो आपको अपने से समझना है कि D क्या है, हाइड्रोजन के ही एक समस्थानिक है, और हाइड्रोजन के समस्थानिक ये ड्यूटेरियम है, इसका द्रव्यमान 2 होता है। जब D लिखेंगे तो आप समझिएगा कि ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये D का मतलब ड्यूटेरियम है और इसका द्रव्यमान 2 होता है। तो आप अपने से चलना कि सर समझ गए, ये 2 है तो 2 गुना 2, दूसरा है तो प्लस, ऑक्सीजन है तो 16, अपने से 2 दूना 4 प्लस 16, तो ये 20 ग्राम हमारा आंसर हो गया। बहुत सुंदर। इसी प्रकार से फिर अभी 5 एकदम देखो लगे कि हाँ एकदम सीख गए हम। मान लो आपको कहे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का अनुद्रव्यमान क्या हो, तो आपको खुद से समझ लेना है कि सर एकदम समझ गए, कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है, कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। ज्यादा नहीं रटना है, सिर्फ 10 याद कर लोगे तो उतने से राज करो। ये भी नहीं होगा कि कितना रटे सर, अरे 10 तो रट सकते हो, बस 10-12 के बीच याद है तो तुम्हारा सब दुख खत्म। अब जल्दी जल्दी बता लो, कैल्शियम तो ये 40, कुछ नहीं है तो प्लस, कार्बन तो 12, फिर दूसरा आ गया तो प्लस, ऑक्सीजन तो 16, 3 बार ऑक्सीजन तो गुना 3, यही करना है तुम। यानी आप खुद समझ गए, 40 प्लस 12, 16 गुना 3 48, इसको जोड़ दिए 100 ग्राम निकल के आ गया। एकदम देखो बहुत ही बढ़िया, एकदम सही चलते जा रहे हैं। अब इसी प्रकार से अगर आपको दे NH3 का अनुद्रव्यमान क्या होगा, नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14, हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे 10 तक आपको पहुंचा देंगे। NH3 का द्रव्यमान क्या होगा, एकदम तेजी में। अब तेज बच्चे तो फटाफट सोच रहे होंगे कि नाइट्रोजन का सर बोले 14, कुछ नहीं है तो प्लस, हाइड्रोजन का होता है 1, 3 बार हाइड्रोजन है तो 3, 14 प्लस 3 17 ग्राम, आंसर तैयार हो गया। एकदम देखो फटाफट, बहुत बढ़िया समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। अब बताओ इसी प्रकार से अगर तुमको हम फिर दे दे और इसमें कहें कि NaCl सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान क्या होगा, इसी में हम बढ़ा दें सोडियम का द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5। अब आपको कह रहा है कि बोलो इसका अनुद्रव्यमान क्या होगा, सब बच्चे बना सकते हो। सोडियम का 23 और प्लस क्लोरीन का 35.5, जोड़ देंगे 58.5, आंसर तैयार हो गया। इसी प्रकार से अगला नंबर हम आपको मान लेते हैं, दे दे H2SO4 का अनुद्रव्यमान क्या होगा। एकदम बढ़िया से समझते जाइए, बहुत अच्छा समझ रहे हैं सब कोई। H2SO4 का अनुद्रव्यमान क्या होगा हमें बनाना है।
तो आप खुद समझोगे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 बार है तो गुना 2 होगा, प्लस सल्फर का द्रव्यमान 32 होता है तो सल्फर के जगह 32 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, ऑक्सीजन 4 बार तो गुना 4, 1 गुना 2 तो 2, ये अकेले 32, 16 गुना 4 64, जोड़ देंगे तो 98, निकल गया द्रव्यमान। अब हम समझते हैं कि सभी बच्चे को एकदम पूरे द्रव्यमान निकालने एकदम आगे। एक बार फिर से लास्ट समझा दे रहे हैं, बस उम्मीद है कि एकदम आप लोगों का ये लाइन क्लियर हो गया। अगर कहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका द्रव्यमान क्या हो, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन का सर बोले हैं 1, क्लोरीन का होता है 35.5, जोड़ देंगे तो 36.5, हो गया आंसर। लास्ट बार अगर आपको हम कहें NaNO3, इसका द्रव्यमान क्या हो, NaNO3 का अनुद्रव्यमान क्या होगा, एकदम आसान क्वेश्चन दे, सभी बच्चे हमारे बना सकते हो कि N देखो बगल में छोटा, यानी कि N का लिख लेना 14, A का बैठ के खोजते रहना, देख लेना अगर बगल में छोटका है तो कहना ये बड़का के साथ है, एक के फैमिली है Na, और Na का हो गया 23, दूसरा जैसे ही आएगा प्लस, नाइट्रोजन का हो गया 14, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन 3 बार है तो गुना 3, 23 प्लस 14 प्लस 48 कर लिए, बताओ 4 3 7, 8 7 15 की 5 1, 4 1 5 1 6 और 2 8, 85 ग्राम, आंसर तैयार हो गया। अब सभी बच्चे का ये पहला चरण बाल्यावस्था न्यूमेरिकल का हो गया। अब धीरे धीरे बाल्यावस्था से युवा अवस्था में आई, धीरे धीरे प्रौढ़ अवस्था में पहुंचेंगे। ये बाल कांड है, केमिस्ट्री का ये बाल कांड है। सबसे पहले तो ये आपको आना चाहिए। ये बाल कांड में भी भार नहीं है, ऐसा ऐसा सिर्फ 10-12 लिखेंगे, सिर्फ उसका द्रव्यमान दिमाग में बैठा लेना। बार बार जहां धीरे धीरे बनाने लगोगे दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि हाँ हमको द्रव्यमान एकदम क्लियर। अब देखो सभी बच्चे हमारे साथ एकदम क्लियर कट हो जाएगा। अब आपको हम दे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितना प्रतिशत है। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये सब क्वेश्चन कई बच्चे को हम देखते हैं कि दिया तो परीक्षा में लगा डरने की, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में दे दिया, न्यूमेरिकल जहां दे दिया तो परेशान होना शुरू हो गया। लेकिन जिन बच्चों के अंदर स्टेप है वो एकदम परेशान नहीं हो, वो कहेगा एकदम बात हम समझ गए हैं। CO2 में कार्बन कितना परसेंट है, पहला कुछ नहीं समझ में आए तो CO2 का अनुद्रव्यमान निकाल, कुछ नहीं समझ में आए तो इसका अनुद्रव्यमान निकाल। और अनुद्रव्यमान में कार्बन का द्रव्यमान है 12, तो कार्बन के जगह 12 लिख दो, कार्बन की जगह 12 लिख दिए हम लोग। और फिर प्लस ऑक्सीजन देख रहे हो तो ऑक्सीजन का है 16, तो ऑक्सीजन का 16, 2 बार ऑक्सीजन है तो गुना 2 कर दिए, 12 प्लस 16 दूना 32, ये 44 ग्राम आ गया। और हम लोग को यही समझना है किसका परसेंटेज निकालना है, कार्बन का। तो हम लोग यहां देखेंगे कि कार्बन का भार कितना होता है, तो 12। तो बस एकदम सारे बच्चे समझ गए कि जब सर ये 44 ग्राम CO2 है तो इसमें तो कार्बन 12 ग्राम है। 44 ग्राम में ये 12 ग्राम है, तो इसीलिए 1 ग्राम में 12/14, और इसीलिए 100 ग्राम में जब तक नहीं निकालेंगे परसेंटेज नहीं होगा। तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको 12/14 गुने 100 कर दिए तो 2 से 6 बार में, 2 से 7 बार में 600/7। बताओ 8 बार में काटे तो 56 हो गया, इसके बाद 4 बचा 35 हो गया। इसमें ध्यान दीजिए 14 लिख दिए, इसीलिए गड़बड़ हो गया। वही मुझे लग रहा था इतना हाई परसेंटेज कैसे आ गया। ये 44 है, 44 12/44 गुने 100 है, 2 से हम लोग
4 से ही काट दो, 3 बार में 11 बार में 300/11 अब जाके सही है। वही मुझे लग रहा था कि जब 48, ये ऑलरेडी 32 कवर कर रहा है तो हाई परसेंटेज नहीं होगा। 11 दूना 22, 8 30, 11 गुने 7 77 और तब आपका हो गया 27.कुछ%। बिल्कुल सही जवाब। सबसे अच्छी बात है कि हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चे एकदम सही बनाए। अब ये बता दो, इसी प्रकार का क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप आराम से बना सकते हो। देखो, हाँ, गलती का मतलब कुछ नहीं, वो तो हम लोग केवल देखेंगे, अंदाज लग जाएगा। परीक्षा में इतना समय भी आपको नहीं देना। जो बच्चे तेज हो, अभी तो तुम्हारा बाल्यावस्था है तब ना इतना चल रहा है, बाल्यावस्था खत्म होगा तो अपने देखो कितना फास्ट बनाओगे। तुमको जैसे ही CO2 देंगे तो तुम सोचोगे 44 है और फिर सोचोगे कार्बन 12 है। आपको मान लेते हैं कि परसेंटेज दिया हुआ है, चॉइस ए में आपको दे रहा है 25%, बी में आपको दे रहा है 27.2%, सी में दे रहा है 56%, डी में दे रहा है 88.3%। अब चॉइस परीक्षा में देगा। जो बच्चे तेज हो जाएगा, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते एकदम तेज हो जाएगा, उन बच्चों को कोई समस्या ही नहीं है। उन बच्चों को परीक्षा में सीधा सोचना है CO2 16 दूनी 32 12 44, इसमें कार्बन का परसेंटेज तो 12, 44 में 12, 44 के आधा होता है 22, आधा होता है 22, ये आधा से कम है यानी 50% से कम है तो ये दोनों नहीं होगा, सीधे छाट दी। फिर सोचेंगे 44 के आधा 12, 22 के आधा 11, ई रहता तो ये आपका 25% हो जाता, लेकिन 11 से थोड़ा सा ज्यादा है 12 तो 25 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। आंसर बी। अगला क्वेश्चन सुनोगे, टेक्नोलॉजी सुनो टेक्नोलॉजी। अभी तो तुम्हारे बाल्यावस्था के बाद जब हम प्रौढ़ावस्था में लाएंगे तो इसीलिए 100 में ये सब निकालने का चक्कर खत्म हो जाएगा, इसीलिए बैठ के नहीं निकालना है। तुमको सीधा सीधा एकदम फास्ट में सोच लेना है कि सर अब हमको सोचने बहुत बढ़िया आता है, और सोचने में सिर्फ यही ध्यान रखना कि 44 में 12, आधा है 22, आधा माने 50%, तो 22 से कम है तो 50 से ज्यादा वाला छट गया। 22 के आधा 11 तो ये 100 का 50, 50 का 25, अगर 11 होता तो 25, ये 12 है, 25 से थोड़ा टपेगा, आंसर होगी। तो ये तरीका जो बच्चे सीख रहे, देखो तरीका पर ध्यान दें। तरीका अगर एक बार सीख गया तो तुम्हें लगेगा कि वाह बहुत जबरदस्त हमें ये तरीका क्लियर हो। जैसे अगला एक क्वेश्चन और देंगे, उम्मीद है कि अगला एकदम बना दोगे, और तब इसके बाद एक सुपर क्वेश्चन देंगे, यूरिया में नाइट्रोजन कितना %। कुछ नहीं है, केवल तुम लोग इंतजार करोगे कि सर यूरिया के खाली फार्मूला बता दीजिए, बाकी नाइट्रोजन कितना % है तो हम निकाल ही देंगे। कैसे निकाल दोगे जी? क्योंकि सर परसेंटेज निकालने आ गया, अब बोर्ड पर लिखा हुआ रट्टा मार के फेर में नहीं रहेंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से उसको बना पाओ। तो अब जरा ध्यान दीजिए, आपको अब एक अगला क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन आपके लिए है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मीथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताएं। मीथेन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बताएं। चॉइस ए 25.3%, चॉइस बी 50.2%, चॉइस सी 60.8%, चॉइस डी 75%। अब देखो हम कितना फास्ट बनाते हैं। एक तो हुआ कि तुम्हें तरीका सिखाया धीरे धीरे चलने वाला। जो बच्चों को फास्ट चलना है वो मेरे साथ एकदम ध्यान दे दो, एकदम फास्ट हो जाओ। देखिए अब बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए कई बच्चे हमारे कितना फास्ट बनाए। ये वही लोग हैं जो बातों को समझ रहे हैं। बात जहां समझने लग गया तो बड़ा मजेदार हो जाएगा, फिर तुमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, इसमें बहुत ही बढ़िया बताइए। अब जल्दी से इसमें आपको हम कहें कार्बन 12 और 1 गुना 4 ये 4, 12 4 16, 16 में कार्बन अकेले है 12, 16 के आधा होता है 8,
आधा से बहुत ज्यादा है तो 50% से तो बहुत ज्यादा होगा। अब सोचेंगे कि यह 12/16 गुना 100, 4×12, 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25×3 75% एकदम आंसर होगा। अब जरा हमें सभी लोग एकदम सोच के हमें बता देगा, ये सही कर लिया तो मेरा मिजाज खुश हो जाएगा कि अब एकदम सब सीख गया है। NH2 CO NH2 अब एकदम भारी दे दिए में नाइट्रोजन कितना परसेंट है। अब अगर यह बता दिया तुम तब समझेंगे कि एकदम सब सीख गया है, एकदम सीख गया। बढ़िया से एकदम देखो, बढ़िया से देखो NH2CO NH2 में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन। अब जल्दी जल्दी बढ़िया से जरा ध्यान से समझोगे, एकदम क्लियर होते चला जाएगा। अब आप लोगों का स्टेप एकदम मुझे क्लियर लग रहा है। नाइट्रोजन 2 बार है तो नाइट्रोजन का वजन 14 दूना 28। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 यहाँ 4 बार है तो हाइड्रोजन का वजन 4। कार्बन अकेले है, कार्बन का वजन 12। ऑक्सीजन अकेले है, ऑक्सीजन का वजन 16। अगर कभी भी बड़ा फार्मूला देगा, सबसे पहले ये समझो, अगर कभी भी बड़ा फार्मूला देगा तो अलग अलग चलना कि नाइट्रोजन यहाँ एक नाइट्रोजन 14 तो 14 दूना 28, हाइड्रोजन 2 यहाँ, हाइड्रोजन 4 1 गुना 4 तो 4, कार्बन अकेले तो 12, ऑक्सीजन अकेले तो 16। इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 6 4 10, 8 2 10 तो 20 की 0 2, 2 2 4 1 5 1 6, ये 60 आ गए। अब आप अपने से समझ गए होंगे कि 60 ग्राम में नाइट्रोजन अकेले 28 ग्राम है, दोनों जगह है, केवल एक वाला मत चलना कि 23। 60 में ये 28 ग्राम है तो इसीलिए 100 में 28/60 गुने 100। बस हल कर दो, 0 से 0 काट दो, 2 से 3 बार में, 2 से 14 बार में 140/3 हो गया। भाग लगाओगे तो 3 से हम लोग भाग लगाए, 3 गुना 4 12, 2 14, 46.6% ये आंसर हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि अब आप इस स्टेप को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ गए हो। समझ गए हो तो एक बार जरा लाइक बटन दबा दीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए कि यहां तक एकदम मेरा क्लियर, बहुत सुंदर। अब यहां से जो चलेगा स्टेप वो होगा मूल संकल्पना, STP NTP। इस पर 2 क्लास हमें और चलने दीजिए, तब न्यूमेरिकल आप लोग का एकदम बेस हो जाएगा। मैं पहले भी वादा किया था, उसी के अनुसार YouTube पर बेसिक क्लास में आपको दूंगा, तो बेसिक 2 दिन और लेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री सेशन हमारा समाप्त हो जाएगा। मैं कोई केमिस्ट्री टीचर नहीं, ये आप लोगों के दुख और तकलीफ के कारण मैंने डिसीजन लिया कि मुझे जितना केमिस्ट्री आता है हम आप तक भी पहुंचा दें। हमारे यहाँ केमिस्ट्री के मेरे विद्वान शिक्षक डॉक्टर अफरोज सर BPSC बैच में वही पढ़ाते, लेकिन ये आप लोगों का प्यार था कि मुझे रहा नहीं गया और मुझे लगा कि चलिए मुझे जो भी 2 लाइन आता है उतना तो इन्हें हम सिखा सकते हैं। जिनको केमिस्ट्री में एकदम दुख दर्द है हम उनको उतना सिखाएंगे, और इसीलिए 2 क्लास और सिर्फ आपका होगा YouTube पे। उसके बाद जितने केमिस्ट्री के लेसन है सब हम ही पढ़ाएंगे, लेकिन वो ऐप पे चला जाएगा, क्योंकि बेसिक तक आपसे कमिटमेंट किए थे, बेसिक तक हम अपना रहने देंगे। आप हमारी सीमा और हम आपकी सीमा दोनों एक दूसरे को समझेंगे तो पूरी बात क्लियर होते चले जाए। हमने आपके लिए YouTube पर जो बच्चे हमारे सब्सक्राइबर हैं, चैनल सब्सक्राइब रखे हैं, उनके लिए हमने कोशिश किया है, और भी आगे समय समय पर कुछ कुछ बेसिक बातें मिलते रहेंगे। बाकी जो बच्चे पेड कोर्स में एडमिशन लिए हैं उनका हक और अधिकार बनता है थोड़ा उनको अधिक करने। बेसिक के बाद जो भी हमारे लेसन्स जितने हैं उन लोगों को फिर आगे डिटेल वहां ऐप में चलेगा। इसमें लगातार कई बच्चे का आ रहा है फिर से ऑफर, तो संडे को हम देखते हैं केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए। जो बच्चे ग्रुप डी वगैरह का भरे हो वो बच्चे मिस मत करो, चांस मत छोड़ो। साइंस अगर सही है तो तुम्हारा ऑटोमेटिक ग्रुप डी में रिजल्ट होने का संभावना बढ़े।
वहां साइंस की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए हम कोशिश करते हैं संडे को आप लोग को टेलीग्राम विद्या एजुकेशन बाई राहुल सर उसमें जुड़े रहना, विद्या एजुकेशन ग्रुप ऐप डाउनलोड रखना। हम लोग कोशिश करेंगे कि उसमें आपको सूचना दे करके आपको फिर संडे से हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। जो नहीं जुड़ पाए हो वो अपना जुड़ोगे। जिन लोगों ने प्रतिज्ञा करके बैठा है कि मैं चवन्नी खर्चा नहीं करूंगा, पढ़ाई में मेरा खर्चा ना हो, भले चाट पकौड़े मिस्त्र के साथ जाए तो वहां मेरा 200 400 500 खर्च हो जाए, पढ़ने के नाम पर खर्चा नहीं करेंगे। वो यूट्यूब पर हम फ्री मिलता है तो पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं पढ़ेंगे, तो वो कोई बात नहीं है। उन लोग निरंतरता बनाए रखिए, वैसा भी कुछ चलते रहेगा मेरे द्वारा। और भी कई आपके विद्वान साथी यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे सभी के चैनल से आप वहां मुफ्त में भी सीख सकते हैं। जमाना इसका आगे, ज्ञान के लिए धीरे धीरे जरूर समय आएगा। पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे पहले गुरुकुल था, पहले वही होते थे, ज्ञान के लिए पैसे नहीं लगते थे, दक्षिणा गुरु को अपने इच्छा से दी जाती थी। आज YouTube का ये जो संकेत आप देख रहे हो, आने वाला 10-20 साल बाद फिर वही पहुंचेगा। ज्ञान के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा। सारे ज्ञान आपको YouTube जैसे कई सिस्टम होंगे जहां मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जैसे मोबाइल के लिए पहले हर कॉल इनकमिंग के लिए पैसा लगता था, धीरे धीरे आउटगोइंग के लिए लगा, अब धीरे धीरे कॉल फ्री भी हो गया, मिनट वाइज खत्म होगी। लेकिन रिचार्ज एक बार कराना पड़ता है। वैसे ही रहेगा कि नौकरी जिसको हो गया वो लोग आके गुरु दक्षिणा देगा कि सर आपकी कृपा से हो गया, आपके आशीर्वाद से हो गया, आपके समझाने से हो गया, वही हम लोग की दक्षिणा होगी। ये आने वाला 10 साल बाद 20 साल बाद का परिवर्तन का समय मैं बता रहा हूँ। चलिए खैर, अभी ये आपका फेस पूरा यहीं तक। धन्यवाद सभी को।